हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो एक सिंपल सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर देते हैं, प्रीव्यू कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। यहाँ से अगर हम एक पेंडुलम को लटका दें तो पेंडुलम कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ जाके रुक जाएगा। तो ये पेंडुलम का हो गया मीन पोजीशन। मान लेते हैं एट एनी टाइम इस पोजीशन से पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस किया थीटा। पेंडुलम को क्या किया, थीटा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, यहाँ तक ले जा करके छोड़ा। जैसे ही छोड़ेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ आएगा और फिर इधर से होते हुए यहाँ जाएगा, है ना। जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस इधर आएगा, फिर इधर से मीन पोजीशन पाएगा, फिर मीन पोजीशन से यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये रोटेशन करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो अगर ये मोशन कर रहा है, यहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं है, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, ये सपोज कि पेंडुलम आपका एक वैक्यूम में मोशन कर रहा है, एक वैक्यूम में रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पेंडुलम के ऊपर कोई फोर्स नहीं काम करेगा, कोई डैम्पिंग फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये जो पेंडुलम है ये इनफाइनाइट टाइम तक आपका ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर हम मान लें कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है या कोई लिक्विड प्रेजेंट है, हमने पेंडुलम को लिक्विड में डाल दिया, तो क्या होगा, लिक्विड के पास क्या होता है, विस्कस होता है, विस्कोसिटी होती है, यानी लिक्विड इस पेंडुलम के मोशन का विरोध करेगा। पेंडुलम जैसे इधर जाएगा तो लिक्विड एक इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इसके मोशन की उल्टी डायरेक्शन में। तो हमें पता है पेंडुलम के ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक तो पेंडुलम का खुद का रिस्टोरिंग फोर्स जो कि होता है माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, तो हो जाएगा माइनस के एक्स, और एक होगा डैम्पिंग फोर्स या इसको रिटार्डेड फोर्स बोलते हैं, और ये होता है आपके पास रिटार्डेड फोर्स होता है, ये होता है माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सिंपल है, यानी वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, डैम्पिंग क्या करेगा, ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी उसको कम करके, कम करते 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 एक पॉइंट पे आपका यहाँ पे जाकर के ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा रिटार्डेड फोर्स माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, रिस्टोरिंग तो माइनस के एक्स प्लस रिटार्डेड, और रिटार्डेड प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा पेंडुलम के ऊपर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। एक्स का दो बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस बराबर माइनस के एक्स माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो सबको एक साइड अगर लाएं तो क्या बनेगा हमारे पास, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, या एम से डिवाइड कर देंगे, यहाँ एम है तो एम से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, इधर जीरो है तो इधर तो जीरो ही बचेगा, यहाँ बच जाएगा वन, यहाँ जाएगा गामा बाई एम, यहाँ जाएगा के बाई एम। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा अपान एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपान एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लेते हैं गामा बाई एम को हम टू बी, और ये आपका क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब जब डैम्पिंग नहीं होगी तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आपका पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ये टर्म नहीं रहेगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये आ गया इतना। तो ये हो गया डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस टू बी डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, यही आपका क्या है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे टू बी क्या है, गामा अपान एम। तो गामा क्या है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं मीडियम का, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई मास। तो टू बी जो वैल्यू है ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट मास। ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। तो अब हमें इसमें क्या डिफाइन करना है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन होगा, ये आपका डिफाइन होगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टाउ। तो ओमेगा नॉट क्या है, अभी हमने बताया, अंडर रूट के अपान
सॉरी ओमेगा नॉट क्या है, अंडर रूट के अपॉन एम, टाउ क्या है 1/2b। तो अगर आपने ये प्रीव्यू नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पी क्या है, ओमेगा नॉट क्या है ना। तो क्यू जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाई टाउ, जहां पे टाउ जो है वो क्या है 1/2b, और 2b क्या होता है गामा अपान एम। तो ये बेसिकली क्या है, डैम्पिंग के बारे में बताएगा। बी क्या बताएगा, डैम्पिंग के बारे में बताएगा कि मीडियम में कितनी डैम्पिंग मौजूद है। ठीक है, तो इसी क्वांटिटी क्यू को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये क्यू बराबर ओमेगा नॉट टी है, तो आपके पास हो सकता है मीडियम में बहुत ज़्यादा डैम्पिंग हो सकता है मीडियम में बहुत कम डैम्पिंग हो। तो अगर मीडियम में बहुत कम डैम्पिंग है यानी स्मॉल डैम्पिंग है मीडियम की, बहुत जो आपने लिक्विड लिया है या एयर लिया है वो पेंडुलम के ऊपर बहुत कम फोर्स लगाएगा। पेंडुलम भी हो सकता है, पेंडुलम के अलावा कोई भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। पेंडुलम जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो अगर पेंडुलम ही हम ले लें तो पेंडुलम के ऊपर क्या करें, बहुत स्मॉल ऑसिलेशन, बहुत स्मॉल डैम्पिंग फोर्स लगाए मीडियम। इसका मतलब है कि जो डैम्पिंग होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा, किससे, ओमेगा नॉट से। तो बी विल बी वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। तो ये स्मॉल डैम्पिंग का केस हो गया, या इसको बोलते हैं अंडर डैम्प कंडीशन या ऑसिलेटरी डैम्प्ड कंडीशन। ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो जब बी वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेटर की, यानी स्मॉल डैम्पिंग केस में फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की क्या हो जाती है, ओमेगा डैश, जो कि होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इस केस में यानी पार्टिकल का जो ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी होगी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी ओमेगा डैश, इस केस में स्मॉल डैम्पिंग के केस में अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि आप स्मॉल डैम्पिंग बोल रहे हो तो बी बहुत ही छोटा है, तो जब बी बहुत छोटा है तो ओमेगा स्क्वायर से घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है हम बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब बी को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट या ओमेगा जीरो। ठीक है, तो ओमेगा जीरो की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ओमेगा डैश यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्यू बराबर आ जाएगा, ओमेगा जीरो टाउ था तो ओमेगा डैश टाउ आ जाएगा स्मॉल डैम्पिंग के केस में। ओके, ओमेगा डैश क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन स्मॉल डैम्पिंग केस। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमें पता है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/t। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, 2π/t का, ओमेगा डैश बराबर 2π/t। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि जो आपने टाउ डिफाइन किया था ये क्या होता है, ये होता है 1/2b। ये जो बेसिकली डिफिनीशन है ना, तो टाउ क्या होता है 1/2b। इसी टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो टाउ इज इक्वल टू 1/2b। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू रख देंगे, ओमेगा डैश की वैल्यू रख देंगे, तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 2π/t और टाउ हो गया 1/2b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक रिलेशन प्रूव कर रखा है कि पी एवरेज जो होता है वो होता है ई एवरेज अपॉन टाउ। बहुत फेमस रिलेशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, कि जो एवरेज एनर्जी लॉस कर रहा है ऑसिलेटर वो कितने के बराबर होगी, जितनी एनर्जी स्टोर है डिवाइडेड बाय रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, पी एवरेज का एवरेज क्या है, इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है सॉरी, सपोज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ से आपका ये पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है। ठीक, ये मीडियम यहाँ पे है, तो मीडियम क्या करेगा, पेंडुलम तो यहाँ लटका नहीं रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटी ये इधर मोशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण ही सब होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो मीडियम क्या करेगा, जैसे ग्रेविटी में ये मोशन करेगा पेंडुलम, इसके मोशन का भी विरोध करेगा। अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ मीडियम फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑसिलेटर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स को हम रिटार्डेड फोर्स बोलते हैं या डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा तो ये काम क्या करेगा, ये बेसिकली इसको रोकने का काम करेगा। ये जो ऑसिलेटर है आपका यहाँ से मान लो यहाँ आया तो नहीं पाएगा,
कि मीडियम में डैम्पिंग मौजूद है, तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, थोड़ा कम, फिर दूसरी बार इधर से होते हुए यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो हो सकता है यहीं तक जाए, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ तक आएगा पेंडुलम, फिर उसके बाद यहाँ पे रुक जाएगा मेन पोजीशन पे। तो इसका मतलब है कि पेंडुलम की एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजह से, डैम्पिंग की वजह से। तो जो एवरेज एनर्जी लॉस होगा इसका, यानी पी एवरेज क्या है, इस पेंडुलम के द्वारा कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, इसके कारण, डैम्पिंग के कारण, है ना, एनर्जी लॉस हो रही है तभी तो ये रुक जा रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो एवरेज एनर्जी लॉस होगी इसको हम लॉस बोल देते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली पावर है, तो ये बराबर हो जाएगा कितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, ई एवरेज अपॉन टाउ, ई एवरेज अपॉन टाउ, ये रिलेशन होता है। पी एवरेज कितनी एनर्जी ये लॉस कर रहा है वो बराबर होगा इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है उसका एवरेज अपॉन टाउ। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये टाउ है, ये रिलेशन होता है पी एवरेज, एवरेज एनर्जी लॉस, एवरेज एनर्जी स्टोर अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम यहाँ से टाउ निकाल लें तो ये हो जाएगा ई एवरेज अपॉन पी एवरेज, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ई एवरेज अपॉन पी एवरेज, यहाँ रख देंगे तो रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा डैश 2 पाई/टी है, और टाउ की जगह हो जाएगा ई एवरेज अपॉन पी एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब है एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एवरेज एनर्जी लॉस। तो क्यू हमने निकाल लिया, जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्या होगा कि ऑसिलेटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है डिवाइडेड बाई ऑसिलेटर कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है पर सेकंड में, है ना। ये एवरेज है पी एवरेज, तो इसका मतलब ये लॉस पर सेकंड है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एवरेज रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर पीरियड, यानी एक पीरियड में कितना एनर्जी लॉस करेगा वो होगा पी एवरेज, और यहाँ पे ये 2 पाई/टी टी टाइम पीरियड है ऑसिलेटर का। तो ये हमारे पास आ गया क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो अगर हम देखें फॉर मैकेनिकल ऑसिलेटर, मतलब मान लें कि मैकेनिकल ऑसिलेटर है तो वहाँ पे सिंपल ओमेगा नॉट क्या होता है, √k/m, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में ओमेगा नॉट के तो √k/m, के बराबर होता है सॉरी क्यू बराबर होता है ओमेगा नॉट टाउ। तो ओमेगा नॉट टाउ की वैल्यू हम रख सकते हैं 1/2b, टाउ कितना होता है 1/2b, ओमेगा नॉट हो गया। चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी √k/m, और 2b का इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा गामा/m, ठीक है। तो m यहाँ अंडर रूट में है, कैंसिल होगा तो यहाँ एक √m बचेगा, ठीक। तो हालांकि मैंने इसको डिटेल में किया हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये √k/m आ जाएगा और गामा आ जाएगा, ठीक। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √m, तो ये हो जाएगा √mk/गामा। तो ये आ गया क्वालिटी फैक्टर। तो इसका मतलब है जो गामा एक, अगर गामा की वैल्यू ज़्यादा है तो गामा क्या है, गामा है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। तो अगर मीडियम में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ऑसिलेटर का जो क्यू फैक्टर होगा, ऑसिलेटर का क्यू फैक्टर जो होगा, क्योंकि गामा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ऑसिलेटर की वैल्यू सॉरी क्यू फैक्टर की वैल्यू ऑसिलेटर के लिए कम होगी। तो यानी डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो क्यू फैक्टर का मान कम होगा। दूसरे भाषा में अगर डैम्पिंग कम है तो कम से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हाई वैल्यू ऑफ क्यू, अगर क्यू का मान ज़्यादा है तो गामा का मान कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, implies low value of damping. Q is a measure of the extent to which an oscillator is free from damping. तो Q बेसिकली क्या मेजर करता है कि ऑसिलेटर कितना डैम्पिंग से फ्री है, तो जितना ज़्यादा Q की वैल्यू होगी उतना ही ऑसिलेटर के पास डैम्पिंग नहीं होगा, ठीक है। या मीडियम, जिस मीडियम में ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है उस मीडियम में डैम्पिंग बहुत कम होगी अगर Q की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो। दूसरा है इन केस ऑफ अंडर डैम्प्ड कंडीशन। अंडर डैम्प्ड कंडीशन मान लेते हैं कि मीडियम में कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो डैम्पिंग है, तो जीरो डैम्पिंग होगी तो इसका मतलब है गामा जो है, जो कि डैम्पिंग बताता है मीडियम की, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो गामा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ रख देंगे तो ये Q बराबर हो जाएगा √mk/0, ठीक है। तो 0 से किसी भी क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आएगा, तो इसका मतलब Q की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। तो अगर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे डैम्पिंग नहीं,
ऐसा मीडियम है जहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, गामा बराबर 0 है, वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हम बात करें और अंडर डैम्प्ड कंडीशन में, अंडर डैम्प्ड कंडीशन में, तो हमें पता है एनर्जी जो आती है वो आती है हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए जीरो स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस 2 bt, ये आता है। तो इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो ये ई जीरो आता है। अंडर डैम्प्ड कंडीशन में हमने एनर्जी निकाला हुआ है ना, -2 bt, ठीक है। तो ई बराबर ई जीरो ई टू द पावर -2 bt, ठीक है। तो 2b को हम क्या मानते हैं, टाउ, 1/टाउ, सो इसका मतलब ई जीरो ई टू द पावर -t/टाउ। सो जैसे ही आपने ये बोला कि जो एनर्जी है पार्टिकल की वो कितने के बराबर होगी, ई जीरो ई टू द पावर -t/टाउ, एक्चुअल में ये एवरेज एनर्जी होती है, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ना होगा। तो t बराबर टाउ अगर इसमें हम रख दें तो e कितना हो जाएगा, e हो जाएगा ई जीरो ई टू द पावर -1 या ई जीरो अपॉन ई। तो इसका मतलब है जो ये टाउ है वो कौन सा टाइम है, वो ऐसा टाइम है जहां पे एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर 1/e बचे। इनिशियल एनर्जी क्या है ऑसिलेटर की, ई जीरो। इसका मतलब टी बराबर टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम वह टाइम है जिसमें ऑसिलेटर की एनर्जी बचती है 1/e ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेटर E इज इक्वल टू ई जीरो ई टू द पावर -2bt, इतना होता है। तो 2b को आप लिख सकते हो टाउ, इसका मतलब ये जाएगा ई जीरो ई टू द स्मॉल ई टू द पावर -t/टाउ। तो डिक्रीजेज 1/e, यही चीज है, e बराबर जो आ रहा है ई जीरो बाई ई, कब आएगा, जब t बराबर आप रखोगे टाउ ऑफ फिट्स इनिशियल वैल्यू इन द टाइम टाउ, एंड इन दिस टाइम द ऑसिलेटर परफॉर्म्स, कितना ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ओमेगा नॉट टाउ अपॉन 2 पाई, है ना। तो ऑसिलेशन निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड डिवाइड करना पड़ेगा आपके पास। जैसे ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट आपका है नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपान ओमेगा, तो अपान ओमेगा करोगे तो 2 पाई/t, लेकिन t जो है वो क्या है, टाउ है, तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेटर परफॉर्म करेगा, है ना। ओमेगा नॉट टाउ अपान 2 पाई, ओमेगा नॉट टाउ जो है वो कितना है, वो है आपका क्वालिटी फैक्टर, और ये है आपका 2 पाई। तो ये बेसिकली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोगों ने पढ़ा क्वालिटी फैक्टर का यूज। तो क्वालिटी फैक्टर जो सबसे ज़्यादा यूज है वो किसमें है, जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो वहाँ पे जब लास्ट में हम लोग क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।